ओके सो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। दोस्तों कल हम लोगों ने यहाँ पे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और हमने कुछ बेसिक टर्म्स और इन चीज़ों को देखा था। तो आइए उसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे जो है सिलेबस को जो डिस्कस किया था और यहाँ पे ये कंप्लीट जो है सिलेबस था, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ जो चीज़ों को देखा था। ये हमारा एजेंडा था। आपको अगर कल आपने वाली जो वीडियो देखी तो आपको समझ में आया होगा। अब आइए यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कल देख ली थी। ओके सो ये सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी। अब यहाँ पे दोस्तों आज हमें समझना है वो क्या चीज़ है। आज हमें यहाँ पे समझना है कि आखिरकार लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है ना, कि आखिरकार इसका नेचर क्या है। ओके सो यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके सो आखिरकार इसकी नेचर क्या है, या फिर हम बात करें इसका जो नेचर है यानी कि प्रकृति क्या है, किसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं हम। लोक प्रशासन की प्रकृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमने जो है लिखा है इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आप आगे चलते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे समझा देता हूँ मैं एक चीज़। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जो प्रकृति की बात करूँ, देखिए जो मतलब कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति वो दो टाइप की। एक है यहाँ पे दोस्तों मैनेजेरियल। अभी क्या सब समझेंगे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और एक यहाँ पे एकीकृत इंग्लिश में इसको लिखेंगे मैनेजेरियल व्यू, और इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड व्यू। अभी समझते हैं ये है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको पता है कि जो लोक प्रशासन है, जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था कि लोक प्रशासन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ें तो वो है कि किसी भी संगठन के सामूहिक प्रयास के द्वारा किसी जो लक्ष्य को प्राप्त करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। इसके अंदर पोस्ट कॉर्प जैसी जो घटनाएं होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। ये हमने कल इसका जो अपन बोलें कि जो एक मेन जो इसकी जो आत्मा है उसको हमने यहाँ पे जो है देखा हुआ था। ओके तो अब देखिए यहाँ पे इसके दो प्रकृति है। एक तो यहाँ पे जो है मैनेजरियल व्यू है और एक यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड व्यू है। अब समझते हैं क्या है। ओके तो अगर हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, भारत यानी कि इंडिया की बात करें यहाँ पे, है ना। तो इंडिया की जो बात करें तो भारत के अंदर आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो चले जाए, मैं खासकर जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्योंकि अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना। तो पब्लिक के अंदर जो पब्लिक वर्ड है इसका मतलब ही होता है सरकार, है ना। इसका मतलब ही होता है सरकार। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके सो भारत के आप किसी भी सरकारी जो है दफ्तर में जाइए, उसमें सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो होता है क्या, आपका सचिव, है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सबसे पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज में आते हैं तो सबसे पहले अगर आप राज्य से सिलेक्ट होते हैं तो आप बनते हैं कि एसडीएम बनते हैं। एसडीएम से आप जो है प्रमोट होकर डीएम बनते हैं। ओके डीएम बनते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट यानी मजिस्ट्रेट यानी कि जो कलेक्टर बनते हैं। उसके बाद अगर आप बनते हैं तो यहाँ पर आप डीसी बनते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है कमिश्नर बनते हैं। उसके बाद फिर आप ऊपर जाते हैं तो इस तरह से आप जो है चीफ जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं, और इस तरह से प्रिंसिपल जो है सेक्रेटरी बनते हैं, और इस तरह से आगे बातें चलती रहती हैं। तो ये जो पद होता है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, ये सबसे उच्च पद होता है एक आईएएस के लिए, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए सबसे जो टॉप पद होता है वो होता है यहाँ पे प्रिंसिपल जो है सेक्रेटरी। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, अगर मैं एक जो पदसोपान बनाऊँ, यहाँ पे हायरार्की बनाऊँ दोस्तों, तो आपको मालूम है अगर इस वाले हायरार्की की मैं बात अगर यहाँ पे आपके सामने जो है करूँ, तो यहाँ पे कौन होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, जो कि किसी मंत्रालय का क्या होगा, यहाँ पे जो है सचिव होगा। मान लीजिए ये जो मंत्रालय है वो जो है रक्षा मंत्रालय है। अब रक्षा जो है मंत्रालय का जो मेन कौन है, क्योंकि आपको पता है नेता होता है वो तो हर 5 साल में रिटायर हो जाता है। जो मेन काम जो है करता है वो कौन करता है, वो तो यही जो है सचिव या आईएएस अधिकारी करते हैं। ठीक है, तो नेता तो हर 5 साल में जो है मतलब कि रिटायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे एक जो चीफ सेक्रेटरी एक आईएएस अधिकारी है, ये अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे जो है रन आउट करता है और इसी तरह से अपने ऑर्डर इधर भेजता है और फिर यहाँ से इसकी जो रिपोर्टिंग लेता है। इस तरह से हमने पोस्ट कॉर वाले में सारी चीज़ें देखी थी। लेकिन अब देखिए ध्यान से समझिए भारत के अंदर क्या हो रहा है। भारत के अंदर ये हो रहा है कि ये जो अधिकारी है, मान लीजिए ये एक आईएएस अधिकारी है। अब आईएएस बनने के लिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको इंजीनियरिंग ही होना चाहिए, आपको मतलब कि मैनेजमेंट में भी आपने ये पढ़ाई की, ऐसा तो कुछ नहीं। उसमें तो सीधा बोलता है कि अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो भी आप आईएएस बन सकते हैं। ओके तो सपोज कीजिए इस जो यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी है, इसका नाम है मान लीजिए राहुल नाम का आदमी है, जो कि यानी कि पर्सनल जो राहुल है
ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। आप में से जिसका भी नाम राहुल है वो ऑब्सेस नहीं होगा, ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। अभी देखिए राहुल जो है मान लीजिए आर्ट्स पढ़ के आया है। अभी आर्ट्स पढ़ के आया है मतलब कि मान लीजिए इसने जो है भूगोल पढ़ा है या फिर इतिहास पढ़ा है। अब ये एक इतिहास वाला बंदा है, इतिहास का बंदा है। अब मुझे एक बात बताइए, इस इतिहास के बंदे को रक्षा के बारे में क्या ही पता होगा? भाई रक्षा एक अलग फील्ड है, मतलब कि डिफेंस का माल है भाई। यहाँ पे अलग अलग जो गन्स होती हैं, है ना, स्ट्रेटजीज होती है, सब कुछ होता है। इस बंदे को क्या ही पता रहेगा? ये तो कुछ पता तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जितने भी मंत्रालय हैं वहाँ जो शीर्ष पे बैठे होते हैं वो ऐसे ही राहुल जैसे लोग बैठे होते हैं भारत के अंदर। खासकर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन भी दोस्तों का नाम राहुल है प्लीज़ वो ऑब्सेस नहीं होंगे कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो जिस भी मंत्रालय में आप जाएंगे वहाँ पे ये जो है सचिव ही बैठे हैं, और ये जो है सचिव हैं ये विशेषज्ञ नहीं है, अपने अपने किसी भी विषय के ये विशेषज्ञ नहीं है। मान लीजिए एक मेरा मंत्रालय है, मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय। अभी जो शिक्षा मंत्रालय का जो टॉप पे जो आदमी बैठा होगा वो भी एक क्या होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा। और मान लीजिए वो एक अधिकारी है जिसने जो है अपने जो है ग्रेजुएशन के टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग की थी, सिविल इंजीनियरिंग की थी उसने, ठीक है। अब ये जो मान लीजिए इसका नाम मोहित मान लेता हूँ, मोहित जो है, मोहित ने सिविल इंजीनियरिंग की थी। अब सिविल इंजीनियरिंग इसने की थी तो इसको तो सिविल मतलब कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना चाहिए, पुल बनाना चाहिए, रोड बनाना चाहिए। लेकिन वो आईएएस बनते बनते यहाँ तक जो है प्रमोट होकर बन गया। अब जो मोहित है वो मोहित यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मोहित यहाँ बैठा हुआ है, उसको शिक्षा का कुछ नहीं पता है कि मेरे को एजुकेशन पॉलिसी कैसे बनानी है ना, इस तरह से क्या चीज़ें करने से कुछ पता नहीं। लेकिन फिर भी वो टॉप अधिकारी यहाँ पे जो है शिक्षा मंत्रालय के अंदर जो है बैठा हुआ है। आई बात समझने? तो जो मैनेजरियल व्यू होता है उसके अंदर यही होता है। मैं समझाना इस इतना चाह रहा हूँ कि जो भी मैनेजरियल व्यू होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी विषय का सामान्यज्ञ होता है। क्या होता है? सामान्यज्ञ होता है, किसी भी का विशेषज्ञ नहीं होता है। और ये सिस्टम भारत के अंदर चलता है। ये जो कहाँ चलता है? ये भारत के अंदर चलता है। ये पूरा जो सिस्टम मैंने आपको समझाया। तो लोक प्रशासन की ये भी एक क्या है जो है प्रकृति, मैंने आपको ढंग से समझाया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एकीकृत वाली जो व्यवस्था है, एकीकृत वाला, ठीक है, ओके, या जैसे हम बोले इंटीग्रेटेड की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो इसके अंदर होता क्या है कि हर एक अपने अपने फील्ड का, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। कोई भी संगठन के अंदर अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक भारत है, ठीक है, तो ऑब्वियस है भारत के अंदर अलग अलग मंत्रालय होंगे, ठीक है। ये अलग अलग मंत्रालय हैं। मान लेता हूँ ये मंत्रालय मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय है, ये मान लेता हूँ जो है कृषि मंत्रालय है, ये जो है रक्षा मंत्रालय है, ये जो है वित्त मंत्रालय है, और ये मान लीजिए संचार मंत्रालय है। संचार या फिर इसको बोलें जो है विदेश मंत्रालय, यानी विदेश और संचार एक साथ मैंने जोड़ दिया। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो शिक्षा मंत्रालय है इसके अंदर जो प्रिंसिपल से सेक्रेटरी होगा वो कहीं ना कहीं शिक्षा में बहुत बड़ा जो व्यक्ति होगा, उसके पास पीएचडी होंगी और बहुत सारा उसने पढ़ाई किया होगा, तो ही वो आदमी इस व्यवस्था के अंदर आपका सेक्रेटरी बन सकता है। आई बात समझिए? इसी तरह से अगर कोई बंदा जो है कृषि मंत्रालय के अंदर, यहाँ पे जो है कृषि मंत्रालय के अंदर कोई यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना है, तो ऑब्वियस है उसने जो है कृषि के अंदर बहुत सारी पढ़ाई की होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने अपने विषय के ये क्या होंगे दोस्तों? विशेषज्ञ होंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि भारत के अंदर जो है इंटीग्रेटेड या फिर हम अपन बोले यहाँ पे जो है एकीकृत यानी कि वाली व्यवस्था नहीं होती। ये कहाँ होती है दोस्तों? ये कहाँ देखने मिलती है? ये यूएसए के अंदर देखने मिलती है। तो यही था पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया मतलब कि इसका जो है प्रकृति, तो यही मैंने आपको समझाया है, ओके। तो यहाँ पे जो देखिए प्रकृति के बारे में दो चीज़ मैंने पीडीएफ में जो लिख दिया, आप उसको पढ़ लीजिए, लेकिन मैं फिर भी एक ऊपर समझा देता हूँ। यहाँ पे है जो है प्रबंधन की जो विचारधारा और एकीकृत की विचारधारा। तो ये जो है लोक प्रशासन का पहला यहाँ पे जो है क्या है, यानी कि मैनेजरियल व्यू है, और यहाँ पे एक है इंटीग्रेटेड व्यू। इसके अंदर क्या होता है? स्पेशलाइजेशन होता है, यानी कि विशेषज्ञ होते हैं, अपने अपने जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं। ये अमेरिका में पाया जाता है और ये भारत में पाया जाता है, जिसके अंदर सामान्यज्ञ होते हैं, जो मैंने आपको समझाया। इसी तरह से ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी हुई है कि जो यानी प्रबंधन की जो विचारधारा में यह माना जाता है कि किसी संगठन के उच्च स्तर पर कार्य की जो प्रकृति होती है, अर्थात पोस्ट कॉर्प, वही प्रशासन की प्रकृति होती है। मतलब कि पोस्ट कॉर्प जो मैंने समझाया आपको, ओके। आशय यह है कि संगठन के उच्चतम पायदान पर पाए जाने वाले अधिकारी सामान्य जो प्रकृति के होते हैं, अर्थात उस स्थान पर पाए जाने वाले अधिकारी गण किसी विशेष विषय में पारंगत ना होकर बल्कि सभी विषयों के सामान्यज्ञ होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय नौकरशाही व्यवस्था में
सर्वोच्च जो है पद पर उपस्थित मंत्रालय के जो है सचिव माने जाते हैं, जो एक आईएएस अधिकारी होते हैं, जो आमतौर पर एक सामान्य होते हैं, किंतु इस किसी विशिष्ट जो है विषय का ना होकर के सभी विषयों की जानकारी रखने वाले अधिकारी होते हैं। भारतीय नौकरशाही में इस विचारधारा को माना जाता है। कौन सी विचारधारा को? मैनेजरियल वे को, जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया। ओके, अब अगर दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखें तो यह एकीकृत विचारधारा, तो इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। जो है प्रशासन की जो है कोई एक प्रकृति नहीं हो सकती। इसमें ऐसा माना जाता है कि प्रशासन की कोई एक प्रकृति नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी विषय वस्तुओं यानी कि तथा शिक्षा, मतलब यहाँ पे होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ होना चाहिए कि सभी विषय वस्तुओं जैसे, यहाँ होना चाहिए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जो है विषयों से संबंधित संगठनों में अलग अलग जो प्रकृति पाई जाती है, और संगठन के ऊपर से लेकर नीचे तक जो है कार्य को देखकर ही लोक प्रशासन की प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है। कहने क्या मतलब है? तो देखो यहाँ पे समझो, मान लो ये एक मंत्रालय, जैसे मैंने अभी बताया था, मान लो ये जो शिक्षा मंत्रालय, तो अभी शिक्षा मंत्रालय के अंदर हर स्टेज पे अलग अलग अधिकारी होंगे ना। मान लीजिए यहाँ पे ए पे मान लीजिए कोई जो है सचिव है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक ऐसा अधिकारी चाहिए जो है जिसको यानी कि सिर्फ से भूगोल का अच्छा खासा नॉलेज हो। तो एक आईएएस अधिकारी को तो भूगोल का नॉलेज ये हो नहीं सकता, तो एक मास्टर को हम यहाँ पे बुला सकते हैं, है ना। इस तरह से इस वाले पॉइंट पर हमें मान लीजिए एक जो मैथमेटिक्स का एक अच्छा आदमी चाहिए, तो एक आईएएस अधिकारी तो हो नहीं सकता। इस वाले पोजीशन मान लेता हूँ मैं, जो है फिजिक्स का एक अच्छा टीचर चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से वो बोल रहा है कि हर एक पायदान पर, है ना, मतलब हर एक पायदान पे अलग अलग अधिकारी चाहिए जो अपने अपने यानी कि मतलब कि ज्ञान का जो है विशेषज्ञ है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि संगठन से ऊपर से लेकर नीचे तक कार्य को देखकर ही, अब देखो कार्य को देखकर ही प्रशासन की प्रकृति का निर्धारण किया जाना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रबंधकीय विचारधारा में सामान्यता यानी कि जर्नलिस्ट बढ़ती है, तो वही एकीकृत विचारधारा में स्पेशलाइजेशन या फिर जो विशिष्टीकरण की विचारधारा आगे बढ़ती है। इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिकी नौकरशाही में देखने को मिलती है। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है। इस तरह से एक थिंकर है, यहाँ पे उनका नाम है यहाँ पे जो है लुई यानी मेरियन, जैसे जो विचारकों द्वारा उपर्युक्त जो है विचारधाराओं को एक दूसरे के पूरक माना जाता है, और उन्होंने प्रबंधकीय जो है विचारधारा और एकीकृत जो है विचारधारा को एक ही कैंची के दो पहलू माने हैं। अतः प्रशासन में कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए दोनों ही चीज़ों को देखा जाना चाहिए। अब देखो एक बार ये यूपीएससी में एक जो है क्वेश्चन भी यहाँ पे जो पूछा गया था कि उनका यानी कि प्रश्न था कि प्रबंधकीय, यहाँ से स्टार्ट था उनका क्वेश्चन कि प्रबंधकीय विचारधारा और एकीकृत विचारधारा को एक ही कैंची के दो पहलू कहा जाता है। इसमें आप टिप्पणी कीजिए। यही जो क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको आपको डिटेल में सारी चीज़ समझाना था, तो आप यहाँ से जो है लिख लेंगे। सो आइए आगे समझते हैं लोक प्रशासन का महत्व। अब देखिए महत्व क्या है, इसको यहाँ पे समझने वाली बात करते हैं, ठीक है। तो अगर महत्व की बात करें तो महत्व की बात करने से पहले मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझाना चाहता हूँ आपको। ओके, सो यहाँ पे समझते हैं कि लोक प्रशासन, ठीक है, इसका अंदर महत्व क्या है, महत्व है क्या, इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम महत्व की बात करें तो किसी भी चीज़ का क्या महत्व, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए एजुकेशन जो शिक्षा है उसका क्या महत्व है। तो ऑब्वियस शिक्षा अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो आप सबसे पहले तो ज्ञान के धनी हो जाएंगे। ज्ञान आपको मिल गया, ज्ञान से आप अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी की व्यवस्था कर पाएंगे। समाज में आपका एक अलग ही महत्व रहेगा। तो एजुकेशन से ये चीज़ हो सकती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे नौकर शाही की बात करें या फिर जो है लोक प्रशासन की बात करें, तो लोक प्रशासन में देखेंगे तो यहाँ पे इसके जो, हालांकि हो तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो आपके जो सिलेबस है उन सारी चीज़ों को ध्यान रखकर पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वो तीन बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो हमारे पास आता है यहाँ पे कल्याणवाद। यहाँ पे जो है दूसरा वो क्या है, विकासवाद और आधुनिकता। समझेंगे इनको क्या है, आधुनिकता, ठीक है। कल्याणवाद हो गया, ये हो गया। इसी तरह से इनका क्या क्या महत्व, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने होंगे, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे कल्याणवाद की बात करूँ तो देखिए लोक प्रशासन ही है जो आपको, मतलब अगर लोक प्रशासन नहीं है तो एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा होते से सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है ना। अब अगर लोक प्रशासन नहीं है, सरकारी काम नहीं हो रहे हैं, तो क्या आपका यहाँ पे जो है जन्म प्रमाण पत्र बनेगा? नहीं बनेगा। इस तरह से जब वो थोड़ा जो है मतलब कि बड़ा हुआ,
तो उसको एडमिशन दिया, तो उसका मार्कशीट हुई, स्कूल में वो गया, उस स्कूल में जो साइन होंगे वो कौन से होंगे, शिक्षा मंत्रालय या फिर जो शिक्षा अधिकारी जो होगा, है ना, अधिकारी जो BO होते हैं, है ना, DO होते हैं, उनके अधिकारी होंगे। तो ये सब क्या है, लोक प्रशासन ही तो है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ा, वो जो कॉलेज गया, तो कॉलेज गया तो बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके साथ में। फिर उसी तरह से वो 18+ जैसे ही हुआ दोस्तों, तो आपको मालूम है यहाँ पे उसने लाइसेंस बनाया, उसने आधार कार्ड बनाया, है ना, उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो ये सब भी क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही तो इशू की गई इसके जो है डॉक्यूमेंट है। उसी तरह से आगे बढ़ते 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 जिस दिन उसकी जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए भी उसने जो है मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है। तो ये कहना कहीं से कहाँ तक भी जो गलत नहीं होगा कि जो लोक प्रशासन होता है वो आपके जन्म से लेकर के और मृत्यु तक सरकारी जितनी भी पॉलिसीज होती हैं या फिर सरकारी जितने भी काम होते हैं, उन सब में आपकी सहायता कौन करता है, यहाँ पे लोक प्रशासन करता है। आई बात समझ में यहाँ पे? तो ये है लोक प्रशासन का महत्व, ठीक है। अब बात करते हैं विकासवाद या आधुनिकता या फिर सभ्यता। दोस्तों आपको ये चीज़ मालूम है कि बिना सिक्योरिटी के, बिना जो है सरकारी सुविधा के आपकी सभ्यता का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पे नाम सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का आपने नाम सुना होगा। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ठीक है, तो आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एक तो या तो बाहरी अभी उसका ये नहीं समझ में आया कि वो खत्म कैसे हुई। मैं मानता हूँ कि अगर बाहरी आक्रमण हुआ होगा तो बाहरी आक्रमणों से उसे किसी ने बचाया नहीं होगा और इसलिए वो सभ्यता खत्म हो गई। तो दोस्तों ये लोक प्रशासन ही है, ये सरकार ही है जो आपको अपने जो है धर्म को पालन करने के लिए, अपनी सभ्यता को पालन करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए आपको छूट देती है। आगे बस समझें आपको। तो ये है मतलब कि लोक प्रशासन का महत्व। अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पे हमने लोक नीति। ओके, सो लोक नीति की थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे पॉलिसीज की बात करें, पॉलिसी की, तो बिना लोक प्रशासन के आप पॉलिसी बना ही नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों अगर अब ये क्या है कि बहुत लिमिटेड में आपको पढ़ाना पड़ रहा है, अन्यथा मैं आपको लोक प्रशासन बहुत डिटेल में समझाता, क्योंकि ये UPSC में ऑप्शनल का भी हमने पढ़ाया हुआ है, तो ये उसका है। तो लोक प्रशासन की बात करें दोस्तों, तो लोक प्रशासन कभी भी, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, लोक प्रशासन कभी भी यानी कि एक कंप्लीट सब्जेक्ट था ही नहीं। इसने बहुत सारे जो है सब्जेक्टों से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली हैं। ये ऐसा मानो कि लोक प्रशासन का पहले कोई जो है घर था ही नहीं, ये ऐसे ही घूम रहा था। ओके, फिर इसने क्या किया, सबसे पहले इसने ये मान लो जो यानी कि लोक प्रशासन का जो है इनकी घर है, तो इसका घर पहले था नहीं। सबसे पहले ये गया आपके राजनीति विज्ञान, इसके घर में ये गया, यहाँ से जो कुछ चीज़ें इसने ले ली। फिर इसी तरह से ये लॉ के जो है घर में गया, यानी कि कानून के, वहाँ से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली। इसी तरह से ये समाज शास्त्र के घर में गया, वहाँ से भी कुछ जो है चीज़ें यहाँ पे उसने ले ली। और इसी तरह से वो समाजशास्त्र के घर गया। इसी तरह से वो अलग अलग यहाँ पे जो मतलब कि विषय जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे तो जो है मतलब कि इंटरनेशनल जो रिलेशन, वहाँ से कुछ चीज़ें ले ली। तो इस तरह से दोस्तों लोक प्रशासन में कोई घर नहीं था, लोक प्रशासन ने सभी जगह से थोड़ी चीज़ें ले करके और आज उसका इतना बड़ा सा जो है मतलब कि यानी कि घर बन गया। तो एक बात बताइए, अगर इस आदमी के पास इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज है तो ऑब्वियस है ये समाज को अच्छे से समझता है, क्योंकि समाज के सारे पहलुओं को इसने पढ़ा हुआ है। और इसीलिए लोक प्रशासन के जरिए ही लोक नीति बनती है। क्या बनती है दोस्तों? लोक नीति। क्योंकि और कोई मान लीजिए एक जो यानी कि भूगोल का आदमी है, अभी भूगोल का आदमी जो है, क्या भूगोल का आदमी पॉलिसी बनाएगा? अगर वो पॉलिसी बना तो लेगा, लेकिन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ भूगोल को ही जो है मतलब की टारगेट रहेगी, वो पूरी तरह से हो नहीं पाएगा। तो पॉलिसी बनाएगा भूगोल का आदमी, वो भूगोल को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाएगा, वो सभी का कल्याण तो देख नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो लोक प्रशासन है वो इन सभी चीज़ों को लेकर के बना रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के बना रहे हैं। इसलिए ये पब्लिक पॉलिसी को बहुत अच्छे से बना पाएगा, और इसलिए बिना लोक प्रशासन के पब्लिक पॉलिसी बन ही नहीं सकती है। आई बात समझ में? ठीक है। और पब्लिक पॉलिसी तो छोड़ दीजिए, यानी कि सर आप बार बार पब्लिक पॉलिसी बोल रहे हैं, मतलब क्या? मतलब जो नीतियाँ होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, कैसे? अभी जैसे आपने नाम सुना होगा यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन आधार योजना, है ना। तो प्रधानमंत्री जन धन आधार योजना के तहत हमने वित्तीय, या फिर हम बोले यहाँ पे जो है यानी कि वित्तीय समावेशन को कितना ज़्यादा जोर दिया है। मतलब गांव तक अब सबके पास अपना आधार कार्ड से लिंक हुआ खाता है, वो अकाउंट नंबर है। आज से पहले अगर आप 2013 या 2011 की बात करें, तब तक लोगों के पास अपना एक खाता भी नहीं हुआ करता था। खाता खुलवाने के लिए भी कितनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। बट आज डिजिटल बैंकिंग के ज़माने में सारी चीज़ें कितनी आसान है। ओके, तो मतलब कि लोक प्रशासन नहीं होता तो ये सारी चीज़ें हो भी नहीं पाती। ओके,
तो ये मैंने आपको समझाया। अब मैंने PDF में क्या लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए, तो इसकी महत्व की बात करें तो वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है लिखी हुई हैं। इसके 3 पॉइंट हैं। एक पहला यहाँ पे जो है लोक नीति, फिर कल्याणवाद, फिर यह सभ्यता। यह मैंने एक जो है फ्लो चार्ट, आप भी जब एग्जाम में मेंस के आंसर राइटिंग यानी कि करें तो वहाँ पे इस तरह से फ्लो चार्ट आप जो है ज़रूर बनाएं, है ना। फ्लो चार्ट आप उसको बनाएं, है ना, डायग्राम बनाएं, उससे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है जो आपका आंसर राइटिंग जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं हम। देखिए लोक नीति, देखिए मैं पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ। देखिए लोक नीति, ठीक है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। तो लोक प्रशासन केवल लोक नीतियों का जो क्रियान्वयन ही नहीं करता बल्कि उनका निर्माण भी करता है। साथ ही लोक प्रशासन नीतियों के निर्माण एवं जो है क्रियान्वयन में जो मंत्री को सलाह भी देता है तथा यह भी पता करता है कि पिछले समुदाय जो बहुत सारे पिछड़े समुदाय, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ यहाँ पे आपको, जो SC हैं, जो ST हैं, वे हमारे जो दोस्त हैं, और जो OBC हैं, और जो पिछड़े हैं बहुत, जो आज भी जंगलों में रहते हैं, जो जनजाति समुदाय है ना, उन तक उस योजना का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, उन सभी पर भी हमें यहाँ पे लोक प्रशासन को देख कर बनाई जाती है पॉलिसी। अगर वो नहीं है तो इसका महत्व है, अगर वो नहीं है तो इस तरह से बन नहीं सकती। अगला बात करें यहाँ पे जो कल्याणवाद की, तो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैंने बताया क्या होते हैं, गर्भ से लेकर के जो है कब्र तक मैंने डिटेल में समझाया, और इस तरह सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब अगर विकासवाद की बात करें तो यहाँ पे जो है विकास कोई एक लक्ष्य नहीं है जो एक बार में प्राप्त कर लिया जाए। विकास कभी भी एक दिन में प्राप्त नहीं किया जाता है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विशेषीकरण और जो समन्वय या एकीकरण दोनों का मेल जोल होना आवश्यक है ना। यह लोक प्रशासन के द्वारा ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लोक प्रशासन बहुत सारे विषयों से उसने कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी है, इसलिए इसके कारण एकीकरण की भावना भी है, इसके अंदर जो है अलग अलग भावना भी है ना। हमने यहाँ पे जो है देखा, यानी कि विशेषीकरण भी है और एकीकरण, दोनों की भावना इसके अंदर है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने समझा। अब लास्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास है कि जो है लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, ये पढ़ लेते हैं, और इस तरह से फिर हमारा चीज़ इस तरह से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए लोक प्रशासन का क्षेत्र मैं बताऊं उससे पहले कुछ चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसके 2 क्षेत्र है, पहला यहाँ पे जो प्रभाव क्षेत्र और दूसरा है यहाँ पे जो है विशेष क्षेत्र। हम दोनों को यहाँ पे समझते हैं। आइए यहाँ पे समझते हैं कि जो लोक प्रशासन है इसके क्षेत्र की बात किया जाए। देखिए क्षेत्र तो इसके 2 क्षेत्र हैं दोस्तों, ठीक, 2 क्षेत्र हैं। सबसे जो पहला क्षेत्र है वो हमने यहाँ पे देखा है कि विशेष क्षेत्र, और दूसरा यहाँ पे है प्रभाव क्षेत्र। अभी क्या है इसको समझते हैं। एक है यहाँ पे विशेष क्षेत्र, एक है प्रभाव क्षेत्र। लोक प्रशासन आखिरकार आज के डेट में किसको किसको प्रभावित कर रहा है, तो हमारे अगर देखें पूरे जो भारत के अंदर पूरी व्यवस्था को देखें, सरकार की पूरी व्यवस्था को देखें, सरकार की पूरी व्यवस्था करें, तो आपको पता है दोस्तों सरकार में 3 चीज़ होती है। क्या होती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अभी आपको पता है विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाना। कार्यपालिका काम क्या होता है? उसको लागू करवाना। और न्यायपालिका क्या होता है कि अगर कुछ भी ऐसा कानून बनता है जो कि जो है जनता के खिलाफ है तो उसको रद्द करना और जो जनता के लिए उनके मूल अधिकारों की रक्षा करना। तो जो लोक प्रशासन है दोस्तों, लोक प्रशासन इन तीनों ही जो है जगह पे आज आपको देखने को मिलता है। आज लोक प्रशासन का प्रभाव इन तीनों ही जगह में देखने को मिलता है। कैसे? तो देखिए जो विधायिका है जो कानून बनाता है, तो देखिए दोस्तों जो कानून बनता है जनरली आपको पता है या तो ये संसद में बनता है, या फिर कहाँ बनता है? ये राज्य में विधानमंडल के अंदर बनता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे विधानमंडल या संसद, यहाँ तो कानून बनता ही है, लेकिन एक जगह और कानून बनता है। उस कानून क्या बोलते हैं? जब राज्यपाल या राष्ट्रपति जो है पति अध्यादेश जारी करें। क्या करें? अध्यादेश जारी करें, तो उसे भी एज अ कानून माना जाता है। इसी के साथ साथ जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट यानी मजिस्ट्रेट होता है, वो धारा 144 को लागू करके जो भी आदेश जारी करता है वो भी एक तरह से कानून की ही तो भांति व्यवहार करता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये कानून। अब देखिए ये तो संसद की बातें हो गई, ये तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन देखिए ये भी तो कानून ही है जो पास करें। ये क्या है? ये तो लोक प्रशासन है। आई बात समझ में आपको? जो कि आपको ओरिजिनल नहीं, लेकिन उसके कुछ नीचे बातें इस तरह से आती है कि ओरिजिनल तो संसद ने बनाना है, विधानमंडल ने, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ कानून बन रहे हैं, वो लोक प्रशासन के ही चक्कर में बन रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे कार्यपालिका में किस तरह से लोक प्रशासन का प्रभाव है उसे अगर देखें, तो दोस्तों आपको यहाँ पे मालूम है कि
जो डीएम साहब होते हैं किसी भी जो जिले के अंदर, जब वो धारा 144 लागू कर देते हैं, तो ये क्या है, पॉलिसी का क्रियान्वयन, या फिर हम बोलें कि कार्यपालिका का काम क्या होता है, चीज़ों को लागू करना। डीएम सामने धारा 144 लगा दी, उसका उन्होंने जो भी पॉलिसी बनाई है उन चीज़ों को वो लागू कर सकते हैं। इसी तरह से इसका अलग एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई योजना आई है, मान लीजिए टोनही प्रताड़ना योजना, टोनही प्रताड़ना योजना जो 2005 का कानून है, अगर इसको लागू करना है तो कौन लागू करेगा, डीएम साहब ही यहाँ पे इसको लागू करेंगे। और उसको लागू जो है करना, ये तो क्या है, मतलब कि लोक प्रशासन के, उसके अंदर क्या होगा, पोस्ट कॉर, भाई अलग अलग प्लानिंग होएगी, स्टाफिंग होएगी, है ना, इस तरह से चीज़ें होंगी तो पोस्ट कॉर होएगा। तो इस तरह से हमने देखा। अब न्यायपालिका को किस तरह से हमारा लोक प्रशासन आज के डेट में प्रभावित कर रहा है, तो उसको समझिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि आजकल हम लोगों ने एक यहाँ पे टर्म सुना है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो है अर्ध प्रशासनिक न्यायपालिका। अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि आपने एक कोर्ट का नाम सुना होगा, यहाँ पे जो है कंज्यूमर कोर्ट, जो है कंज्यूमर कोर्ट। ये जो है कंज्यूमर कोर्ट, मान लीजिए आपने जो फ्लिपकार्ट से कुछ चीज़ यहाँ पे मंगाई, या फिर अमेजोन से आपने कोई चीज़ यहाँ पे मंगाया। अभी अमेजोन से कुछ चीज़ मंगाया, मान लीजिए वो जो है ख़राब निकल गया, और अमेजोन बोल रहा है हम इसको वापस नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो आप कहाँ जाइएगा, आप जाइएगा कंज्यूमर कोर्ट में। तो दोस्तों, ये जो कंज्यूमर कोर्ट होता है, यहाँ पे कोई जज नहीं बैठा होता है, काला कोट पहन के यहाँ पे कोई जो है जज नहीं बैठा होता, बल्कि यहाँ पे उस विषय का एक आईएएस अधिकारी बैठा होता है, जो उस विषय का जानकार होता है। और फिर ये अधिकारी जज की तरह काम करता है। ये क्या करता है, आपका निर्णय देता है कि भाई अमेजोन ऐसा करो, आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, इस व्यक्ति को, रामू नाम का कोई आदमी है, इसने कंप्लेन की है, इस रामू नाम को आप जो है इसके पूरे पैसे वापस करो, अन्यथा हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोक प्रशासन का जो प्रभाव है वो न्यायपालिका में भी इस तरह से देखने को मिलता है। आई बात समझ में? तो आइए, हमने पीडीएफ में इस तरह से कुछ बातें लिखी हैं, उसको देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहला यहाँ पे जो प्रभाव क्षेत्र, तो इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रभाव क्षेत्र का जो है तात्पर्य सरकार के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तक पहुँच से है। पुराने क्लासिकल चिंतकों, अब मैंने आपको बताया था चिंतक कौन है, पुराने जो थिंकर्स है इसके, ठीक है, अवधारणा थी कि लोक प्रशासन कार्यपालिका तक ही सीमित है, जो है, जबकि आज प्रशासन बहुत अलग आयामों में जा चुका है ना, जिसके भीतर प्रत्यायोजित विधान। अब ये क्या होता है प्रत्यायोजित विधान, ये भी हम देखेंगे। अब देखिए, प्रत्यायोजन जो मतलब कि विधान होता है, ये इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको मालूम है कि कानून बनाने की जो शक्ति है संसद के पास है या राज्य विधानमंडल के पास है, लेकिन आपको ये भी मालूम है दोस्तों कि जो संसद है, अगर मैं इसको बोलूँ तो 243 जो आपके पंचायती राज अधिनियम है ना, पंचायती राज जो है, तो इसके अंदर आपको मालूम है कि 243 ए से लेके ZD तक के, मतलब कि पहले में ग्राम सभा होगी, फिर इस तरह से अलग अलग ZD जो है तक करके संसद ने एक कानून तो पास किया है, लेकिन उसमें पूरी छूट दे रखी है। किसको छूट यहाँ पे दी हुई है? राज्यों को छूट दी है कि आप अपने हिसाब से पंचायती राज बना सकते हैं। मतलब इस तरह से आप देखेंगे कि MP का पंचायती राज अलग है और छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अलग है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसे बोलते हैं प्रत्यायोजित विधायन, यानी कि जो संसद है या फिर कोई जो बड़ी एजेंसी है, वो अपने नीचे वाली एजेंसी को कानून बनाने के छोड़ दे रही है। तो ये कैसे होगा भाई? इसने क्या किया, इसने अपने नीचे वालों को काम दे दिया। पोस्ट कॉर भी तो हुआ यहाँ पे, तो पोस्ट कॉर हुआ मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है कानून बनाने के अधिकार बड़ी संस्था ने नीचे संस्था को दिए, यानी कि संसद ने राज्य विधानमंडल को दिया हुआ है। तो ये कैसे, इसे बोलते हैं प्रत्यायोजन विधायन, जब बड़ी संस्था अपने नीचे वाली संस्था को कोई काम देती है काम करने के लिए, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रत्यायोजन विधायन। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है अर्ध न्यायिक संगठन, मैंने आपको बताया, जैसे हो गया आपका यहाँ पे जो है कंज्यूमर कोर्ट, वहाँ पे बताया, इस स्तर पर भी कार्य होता है जो क्रमशः विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है। ओके, अब जो क्या बोलते हैं विषय क्षेत्र है वो क्या, उसको भी एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे। तो विषय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार इत्यादि लगभग सभी विषय वस्तु आते हैं। अतः प्रशासन का जो है विषय क्षेत्र क्या है, इसके लिए हमें यानी कि सार्वजनिकता, है ना, अर्थात पब्लिक जो है नेस पर बल देना चाहिए। जो यानी कि सार्वजनिकता से तात्पर्य लोगों की जो नियत संख्या से है, जिस पर सरकार के द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और इस नज़रिए से देखा जाए तो निजी क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में ग्राहक, नागरिक या फिर जो कर्मचारी काम करते हैं, वहां भी सरकार जो है मातृत्व अवकाश, न्यूनतम मजदूरी एक्ट और इस तरह से सुविधाएं देती हैं। देखो कहना क्या जा रहे हैं, अब समझते हैं। देखो, ये जो क्या होते हैं विषय क्षेत्र है,
आपको पता है कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सरकार तो जो चला नहीं रही है इसको, कोई मान लीजिए टाटा है, टाटा अपनी कंपनी स्वयं जो है चला रहा है, उसमें गवर्नमेंट का कोई जो है दखलंदाज नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आजकल टाटा के अंदर भी गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को कंपलसरी कर दिया कि अगर कोई महिला है, ठीक है, महिला है तो उसको महिला है, अगर मान लीजिए वो जो है गर्भवती महिला है तो उसको इतने हफ्तों का छुट्टी दिया जाएगा, 4 हफ्ते या 5 हफ्ते का जो भी छुट्टी होती है वो दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा भाई? वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बोल दिया हमने देना ही नहीं है तो तुम क्या कर लोगे। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर वो एक अंकुश लगाया हुआ है कि आप अपनी मनमानी ना चला सकें ताकि समाज का कल्याण हो सके। इसी तरह से आपको मालूम है कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी आपसे काम नहीं ले सकता है ना। आपको ये भी मालूम है कि एक मिनिमम मतलब कि रुपए से कम, मान लीजिए आपको 50 रुपये में जो है दिन भर कोई भी काम नहीं करवा सकता, 400-500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी होनी चाहिए। आई बात समझे? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें मतलब कि रेगुलेशन ही तो हैं। किसी भी कंपनी या फिर किसी भी निजी कंपनी में ये एक क्या है, रेगुलेशन या फिर जो है नियामक है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके ऐसा समझ में आता है कि जो लोक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र है वो भी काफ़ी व्यापक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मतलब कि लिखी हुई हैं, है ना। तो और यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसके लिए समाज कल्याण के लिए कई तरह के कानून भी बना है। अतः इन अर्थों में लोक प्रशासन का जो है क्षेत्राधिकार बढ़कर यानी कि निजी प्रशासन तक चला गया है और लोक प्रशासन ही निजी प्रशासन का रेगुलेटर या विनियामक बन चुका है। आई बात समझे? तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पे आपका जो भी मतलब कि टॉपिक था यहाँ पे जो है लोक प्रशासन संबंधित, मैं थोड़ा सिलेबस पा जाता हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा अर्थ भी हमने देखा, क्षेत्र भी देखा, प्रकृति देखा और महत्व देखा। तो ये हमने जो है लोक प्रशासन का जो चैप्टर 1 है उसको कंप्लीट यहाँ पे जो है कर लिया है। अब आगे वाले चैप्टर में यहाँ पे हम NPA वगैरह जो है देखेंगे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो इसी तरह हमारे संग जो बने रहिए और इस वाले वीडियो को जो है मतलब कि लाइक करिए, शेयर करिए और इस वाले चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द हम आपके लिए आंसर राइटिंग की भी क्लासेस लेके आने वाले हैं। ओके।